कि मैग्नीशियम अगर उधर पे जल रहा है तो आपको उसको टकटकी लगा के नहीं देखना है। इसमें क्या होता है कि हमारी आंखों में नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, हमारी आंखें इससे खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, अगर मैग्नीशियम आपकी प्रयोगशाला में जलाया जाता है, लैब में, स्कूल में आपको क्रियाकलाप करवाया जाता है, तो आपको उसको देखना नहीं है। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। अरे इसमें बस वही दिया हुआ है कि उसको जलाना है, इसको छोड़िए। अब आगे देखिए, क्या भस्म मैग्नीशियम की फीते जैसी लगती है? लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं लगी। क्या लकड़ी को जलाने पर वो भस्म जो होती है, राख होती है, या जो उसका पाउडर निकलता है, क्या वो वापस लकड़ी जैसा लगता है? नहीं लगेगा। अब देखिए, इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जो आपका Mg है, इसमें आग लगा दी, और देखिए आग तभी लगती है जब ऑक्सीजन पास हो, नहीं तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन उधर पे नहीं है तो आग नहीं लगेगी। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया करी, ऑक्सीजन से क्रिया करके इसने क्या किया, मैग्नीशियम के ऑक्साइड छोड़ दिए, यानी इसका जो वो राख होगा, यानी जो वो भस्म है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO। तो इस MgO आप सूत्र याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपसे इधर पे क्या करता है एग्जाम में, ये दोनों चीजें आपको लिख के दे देगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब बोलेगा क्या बन जाएगा, तो हो सकता है आपको MgO ना देकर सीधा आपको उसमें एग्जाम में क्या, वो उसमें ऑप्शन में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, इस प्रकार की चीजें लिख दे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। कोई भी आपका जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो अपने ऑक्साइड ही बनाता है। तो इधर पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आगे देखिए कि बोल रखा है कि जो ये तीर है ना, तो इसका अर्थ है कि ये जो दोनों चीजें हैं, इन्होंने क्रिया करी और इस चीज को बनाया है, ठीक है। तो आप उसको इस प्रकार से समझिएगा केमिस्ट्री के हिसाब से। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाई। अब क्या करना है कि जो भस्म है आपका, उसमें यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में अब हमें जल मिला देना है और उसकी जल से क्रिया करा देनी है। अब जल से जो क्रिया कराएंगे तो उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखिए, मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह से हिलाइए, यानी उसमें भस्म में जो पानी डाला है उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिश्रण का लाल व नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। तो देखिए आगे देखते हैं, भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, H2O यानी जल में मिश्रित कर दिया। तो इसने क्या किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकाल दिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आप सूत्र याद करना, Mg और OH का होल ट्वाइज। इसको क्या पढ़ते हैं, होल ट्वाइज, क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, होल ट्वाइज। तो MgOH का होल ट्वाइज किसका सूत्र होता है, आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। और जो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके बनाता है। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा क्षारक है, बिल्कुल हमने पढ़ा। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। तो जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड वो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है, और जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये दूसरा पदार्थ बन गया। ये दूसरा पदार्थ कब बना, जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करवाई, तब वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। यानी जैसे जैसे हम आगे क्रिया कराते जा रहे हैं, रिएक्शन कराते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके नए पदार्थ इधर पे उत्पन्न होते जा रहे हैं, ठीक है। इस पर क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। इधर पे देखिए, आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच क्या अभिक्रिया के कारण होते हैं। तो देखिए इधर पे जो दिया हुआ है, इसमें जो आपका क्या दिया हुआ है, जो आपका एक कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया कि जंग लगी बिलेट को इसमें डाल दिया, तो क्या हुआ, ये नीले से कलर इसका हरा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें जो बिलेट था उसने इसमें क्रिया कर ली, इसीलिए इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। क्रिया वो जैसे कोई क्रिया करता है तो उसमें क्या होता है, रंग उसका चेंज हो जाता है। आगे देखिए, नीले से हरा हो जाना एक अन्य पदार्थ, यानी इसमें क्या हुआ, अन्य पदार्थ बन गया, ठीक है। इसमें दूसरा पदार्थ बन गया, आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। कौन सा पदार्थ बन गया, आयरन सल्फेट। तो देखिए इसको एक सूत्र, इससे रिएक्शन के द्वारा इसको समझाया गया है। कॉपर सल्फेट विलयन क्या होता है, CuSO4। कौन सा होता है, CuSO4 होता है, जिसको हम नीला थोता भी बोलते हैं। तो इसको क्या किया, आयरन से इसको क्या किया, रिएक्शन करवाया Fe से। तो क्या हुआ कि जब इसको क्या किया, लोहे से इसको भिड़ा दिया, लड़वा दिया। अब लोहा क्या करेगा, कॉपर से बोलेगा चल तू हट, मैं इसके साथ आता हूँ SO4 के साथ। तो इन्होंने, कॉपर बोला ठीक है मैं हट जाता हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ, तो वो हट गया। तो आपका आयरन सल्फेट विलयन FeSO4 बन गया, जो कि हरे कलर का बन गया, और इसने कॉपर को अलग करके भूरा निक्षेप वहां पे छोड़ दिया कॉपर ने, ठीक है। तो
ये आपकी क्रिया हो गई कि कॉपर सल्फेट विलयन का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं लोहे के साथ तो आपका आयरन सल्फेट विलयन इधर पे बन जाता है, ठीक है, और कॉपर को इधर पे अलग कर देगा। यानी क्रिया हम कराते जा रहे हैं, चीजें नहीं बनती जा रही हैं, सीधी बात ये है आपकी। और इधर पे देख लीजिए कि जो आपका सिरका है, देखिए जो आपका सिरका है उसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, और एसिटिक अम्ल का आपका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COO, डबल ओ बना हुआ है, CH3COOH। तो आपका ये क्या होता है? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, यानी सिरका का। तो सिरका का आपको पूछा जा सकता है, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले, या पूछ ले कि जो आपका सिरका होता है वो कौन सा अम्ल होता है। तो जो आपका खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप इधर पे देख पा रहे हैं, तो इसको भी आप याद करके रखिएगा कि जो आपका खाने का सोडा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3 होता है। Na यानी सोडियम, H यानी हाइड्रोजन और CO3 यानी कार्बोनेट। तो NaHCO3 आपका खाने का सोडे का फॉर्मूला होता है। तो क्या करते हैं, जब दोनों क्रिया करते हैं तो CO2 को अलग निकाल देते हैं, इसमें CO2 की मात्रा अलग कर देते हैं और अन्य पदार्थ भी इधर पे छोड़ देते हैं। तो ये इस प्रकार से इनकी हुई। इसके बाद देखिए आगे और क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार है। तो देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड आया और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, अब वो चूने के साथ उसने मिश्रण बना लिया, CaOH का होल ट्वाइस इसने अब आगे मिश्रण बनाया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकल जाएगा और HO2 इधर पे आपका जल भी अलग हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं, केमिकल नाम, इन सबको आपको याद रखना है। फॉर्मूला दिए हुए, केमिकल फॉर्मूला दिए हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है, यानी इसमें क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण किया था। अब आगे देखते हैं, तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये चीज आपको देख लीजिए और वो देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो हम भांति भांति की चीजें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि देखिए जब रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, नई नई चीजें नहीं बनेंगी, तो कैसे हम तक आएंगी। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना है, जैसे कि लोहे अयस्क में से लोहा देखिए हमें पृथ्वी पर सीधा मिलता नहीं है, अयस्क के रूप में मिलता है, तो उससे हमें उसको निष्कासित यानी निकालना पड़ता है। तो वो जो आपको निकालना पड़ता है अयस्क से लोहे को, तो वो आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन ही होता है। औषधि भी, जो आपकी औषधि है वो भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो जो आपकी औषधि है वो रासायनिक परिवर्तन से ही बनाई जा सकती है। अब देखिए हर औषधि तो आपकी प्रकृति में मिल नहीं सकती है, प्रकृति में, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको बनाना पड़ेगा। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक भी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाए जाते। तो डिटर्जेंट वगैरह, पियर्स वगैरह, डब वगैरह, फेस वॉश, क्रीम, पाउडर, ये सब आप किससे बनाए जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन से बनाए जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए की गई है। तो रासायनिक परिवर्तन किया जाता है, नई चीजें बनाई जाती हैं, चीजों का क्या होता है, खोज हो जाती है उधर पर और अध्ययन भी हो जाता है, और चीजें हमारे काम की तो हमें मिल भी जाती है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ में और भी घटनाएं होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो क्या होता है कि उसमें ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण जैसे पराबैंगनी किरणें का निर्मुक्त होना यानी बाहर निकलना, उनका अवशोषित होना, तो ये सब चीजें उसमें होती रहती हैं। हो सकता है आपने किसी चीज को घटना करवाई, उसमें क्रिया करवाई, तो उसमें क्या हो जाएगा, हो सकता है उसमें बहुत तेजी से ऊष्मा निकल जाए, हो सकता है बहुत तेजी से लाइट फैला दे, एकदम से प्रकाश कर दे, हो सकता है उसमें किरणें निकले, पराबैंगनी किरणें मतलब निकले, या फिर उनका अवशोषण हो सकता है। तो ये सब चीजें होती रहती है। या फिर हो सकता है बूम कर दे, बिल्कुल ध्वनि उत्पन्न कर दे, या फिर बहुत ही गंदी बदबू आए जिससे आप बिल्कुल परेशान हो जाएं, या फिर उसमें अच्छी सुगंध भी आ सकती है। रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, किसी और गैस का बनना भी हो सकता है, ठीक है। कोई गैस बन सकती हो सकता, गैस अच्छी हो सकता, गैस जहरीली बन जाए। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करें। चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल हमने देखा है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। इधर पे आप एक चीज याद रखिए कि हर चीज का जलना यानी बर्न, यानी किसी चीज को जलाना यानी उसमें आग देना, ठीक है।
तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन अगर आप बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं, अब आप इधर पे क्वेश्चन करेंगे कि अगर मैडम बल्ब है और उसको हम बंद करके खोल दें, जला दें, तो क्या उसमें भी परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि देखिए जब आप उसको ऑन ऑफ करते हैं तो जलने से मतलब है इधर पे आग लगाना, ना कि इधर पे वो वाला जलना, या फिर आप कहें अरे वो मेरा दोस्त है वो मुझसे जलता है, वो वाला जलना नहीं है इधर पे, ठीक है, आग वाला जलना है, ठीक है। तो वो वाला जलना है तो बल्ब इधर पे आपका भौतिक क्रिया में जाएगा, क्योंकि देखिए भौतिक परिवर्तन में जाएगा, क्योंकि जब हम बल्ब को जलाते हैं तो उसको जला देते हैं, बाकी उसको जब बंद करते हैं तो फिर से वो अपनी स्थिति में आ जाता है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ शरीर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो अब जलेगा तो ऊष्मा तो उत्पन्न होगी, नॉर्मल सी बात है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। तो इसलिए रोका जाता है कि पटाखों को ना जलाएं, इसलिए सलाह कर जाती है आपको कि पटाखों को ना जलाएं, क्योंकि उससे जो गैसें उत्पन्न होती हैं वो बहुत ही वायुमंडल में प्रदूषण करती हैं, और प्रदूषण करेंगी तो आपका ओजोन परत पतला होता जाएगा, ओजोन परत पतला होगा तो क्या होगा, फिर हमें यहाँ